अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपके मेज़बान परवेज़ शाह महमूद और एक बार फिर से आज पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से हम इस प्रोग्राम में अहम नुक्ता नज़र उठाएँगे। नाज़रीन, इमरान खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी थी और उस एहतजाज के कॉल को फ़ाइनल कॉल करार दिया गया था PTI की जानिब से, लेकिन उस फाइनल कॉल को पूरा नहीं किया जा सका PTI की जानिब से। और जो सीनियर क़यादत है उसके साथ साथ तमाम कारकुनान अपने जो है वो एहतजाज के कॉल को छोड़कर भाग निकले, क्योंकि एक हमने बदनज़मी एक जैसी एक कैफियत देखी इस्लामाबाद में की सड़कों पर और अब साथ ही उस फाइनल कॉल को कंटिन्यू करने का एक बार फिर से कहा गया। और तहरीक इंसाफ अपना सियासी मुस्तकबिल बचाने के साथ साथ किस तरीके से हुकूमत पर दबाव रखने का मंसूबा बना रही है, साथ ही एक बार फिर से बानी PTI ने अपने मुतालबात सामने रख दिए हैं और मुतालबात को तस्लीम करने के लिए 12 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है। अगर 12 दिसंबर तक हुकूमत ने ये मुतालबात तस्लीम नहीं किए तो PTI की जानिब से एक बार फिर से सिविल नाफरमानी के हवाले से भी क्लियर तौर पर कॉल दे दी गई है। बानी PTI ने इस हवाले से क्लियरली ये अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर 12 दिसंबर तक हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता, उन मुतालबात में बानी PTI की रिहाई और साथ साथ जो PTI के कैदी हैं उनकी रिहाई भी शामिल है। अगर इन तमाम मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता तो सिविल नाफरमानी की कॉल एक बार फिर से मुल्क में शुरू हो जाएगी। 2014 के धरने में भी हमने यही देखा कि बानी PTI की जानिब से सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई थी और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और कारकुनान हैं उन्होंने इस सिविल नाफरमानी की कॉल को कबूल भी किया था। और अगर हम दूसरी जानिब बात करें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने क्लियर तौर पर ये कह दिया है कि अगर उनका मदरसा बिल पास नहीं होता तो वो भी इस्लामाबाद की सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन क्या बानी PTI और मौलाना साहब एक पेज पर है इस वक्त? क्या दोनों ने ये गठजोड़ से एहतजाज की कॉल दी है? मौलाना साहब ने 8 दिसंबर तक का वक्त दिया है जबकि बानी PTI ने 12 दिसंबर तक का वक्त दिया है। अगर एक साथ दोनों पार्टी इस्लामाबाद की सड़कों पर निकलती हैं तो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल कैसी रहेगी, साथ ही साथ हुकूमत पर कितना दबाव या कितना प्रेशर डिवेलप करने में कामयाब हो पाएंगे, अपने मुतालबात को किस तरीके से मनवा सकेंगे, ये तमाम तर सूरत हाल आज हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। हमें रहनुमा मुस्लिम लीग नून गौस मोहम्मद न्याज़ी साहब और रहनुमा पीपल्स पार्टी ज्ञान चंद साहब दोनों ही ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। गौस साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, तमाम तर सूरत हाल जो मुल्क में इस वक्त चल रही है, एक बार फिर से बानी PTI इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया है कि 12 दिसंबर तक हमारे तमाम मुतालबात माने जाएँ। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, हुकूमत मानेगी मुतालबात को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि बानी साहब खुद ही मुज़ाकरात की डेडलाइन देते हैं और खुद ही मुतालबात पेश करते हैं। कोई उनकी पता सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। देखो, एक मीडिया से एक वो बयान शुरू कर देते हैं और फिर अपना मुद्दा बयान करते हैं। देखो, अगर मुज़ाकरात चाहते हैं, कोई मुतालबात है तो फिर उसका प्रॉपर तरीका है। ये मीडिया नहीं, मीडिया की थी कि एक बात उनका कोई स्पोकमैन कह दे या खान साहब को कह दे या खान साहब किसी को कह दें, खान साहब की बाद पार्टी के भी बुशरा भी और कभी किसी को अपना नुमाइंदा नामजद कर देते हैं और हर एक अपनी अपनी अलग-अलग स्टेटमेंट देते हैं और हर एक अपना नजरिया होता है, हर एक अपना अलग बयानी होता है। देखो, अगर वो मुतालबात मनवाना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो उसके प्रॉपर फॉर्म है, पार्लियामेंट है, जिसका उन्होंने खुद भी इशारा दिया था पिछले दिनों कि मैं पार्लियामेंट के थ्रू अब स्ट्रगल करूंगा। लेकिन वो बात वो है कि वो फौरन यू टर्न लेते हैं। खान साहब का सुबह जो बयानी होता है, हमें पता होता है कि शाम को ये बदल जाएगा। तो एक दिन उन्होंने बयानी दिया कि मैं हमारा पार्लियामेंट के फोरम पे दिखाएं, हम जिदोजहद करेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है, आप पार्लियामेंट आके मसाइल डिस्कस करें, हम आपकी हेल्प करेंगे, अब आपके साथ मुज़ाकरात भी करेंगे। हो सकता है कोई हम आपको कोई इसको रेस्क्यू करने का तरीका बताएं, कानून साजी करें। यही पार्लियामेंट का यही फायदा होता है। लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने कह दिया कि नहीं, वो जो है ना, जो अपनी जब हम शीरा से मिले तो कहा कि नहीं, वो तो प्रेसिडेंट गौर को तो पूरी बात का पता ही नहीं था। मेरी अब शीर ने बताया कि बहुत सी शादियां हुई हैं, ये वो हुए, तो उस ध्यान से पीछे हट गए और फिर नहीं क्या निकाल दूंगा और फिर कुछ हफ्ते बाद दूंगा। फिर नेक्स्ट डे फिर उन्होंने कहा कि जी वो सिविल नाफरमानी का तरफ इशारा कर दिया। तो सिविल नाफरमानी तो ये चीजें तो सारी हमने देखी हुई हैं, भुगती हुई हैं, पूरी पाकिस्तान ने, हमने भी भुगती, हमारे दौर में सिविल नाफरमानी की। लोगों को सिविल नाफरमानी कह रहे थे और खुद ये हर चीज हुकूमत के साथ ताल्लुकात थी, अपने बिल भी थे और उस वक्त जहांगीर तरीन साहब थे, वो उसने भी अपने स्टेटमेंट शो की कि मैंने सारा टैक्स गवर्नमेंट के दे रहा हूँ।
तो ये सारे एक बयानी होते हैं, स्टेटमेंट लोगों को एंगेज करने के उन्होंने तरीका अपनाया हुआ है। सही। उनको खुद समझ लिया यार, मैं समझता हूँ कि उनकी ज़हनी मुसलसल 1 साल से ज्यादा वो जेल में है और उनकी ज़हनी कैफियत कुछ वो पहले वाली नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि मतलब कोई सियासतदान ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन सियासतदान जो है वो जिस हालात में जो होते हैं उनमें वह रास्ता अपनाता है, सही। रास्ता तलाश करता है और वो रास्ता तलाक होता है। अब वो तलाक क्या कहते हैं जी, कभी कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट चेक करूंगा, फिर जब एस्टेब्लिशमेंट कह दिए कि ये हमने नहीं करी तो फिर हमारे पास उसको आना चाहिए। हमने ऑफर भी की कई दफा और उसका रास्ता निकल भी सकता है, जी। लेकिन वो शायद खुद बाहर नहीं आना चाहते। और जो दूसरी क्या आदत है, जो उनकी सेकंड लाइन है, वो शायद वो भी यही चाहते हैं कि साल से बाहर ना है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी तो कान जो है वो चमका के बैठा है। तो इसकी जो जितने भी शायद ज्यादा वो सिविल नाफरमानी सकते हैं, लेकिन तो कहाँ अमल कराएंगे। पहले तो अगर सिविल नाफरमानी कहते हैं तो हुकूमत है वो छोड़ दें ताकि किसी और को आने का मौका मिले। कोई बेचारे उन 1 साल हो गया उनकी हुकूमत का, कोई एक ढेले का काम वहाँ नहीं हुआ, तो पूरे 9 महीने साल हो गए। यही प्लान होती है कि किस हमने दावा बोला इस्लामाबाद से और 3-4 ट्राइयां कर चुके हैं, लेकिन अवाम के रिलीफ का मैंने आज तक नहीं देखा कोई प्रोजेक्ट शुरू किया। सही। कोई जो ब्यूरोक्रेसी वो चला रहे हैं वो सारा दिन आपस में लड़ रहे हैं। अब ये 26 नवंबर के बाद तो इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। वो कहते तुम भागे थे, वो कहते नहीं मैं नहीं भागा, वो भागी। अब बुशा कह रही थी कि मैं तो नहीं भागी थी, मेरे साथ जो वर्कर थे सारे भाग गए थे, मैं अकेली रह गई थी, मैं क्या करती। तो उनको अब वो एक भवन में फंस चुके हैं और उनको जो है ये खाली धमकियां देने से अब कुछ भी नहीं होगा, ना हुकूमत को ना एस्टेब्लिशमेंट को। अगर वो को रिलीफ चाहते हैं, अगर कोई उनमें सेंसिबल बंदा है तो डायलॉग का रास्ता अपनाए, वही एक रास्ता है इनके बचने का, खान साहब का या उनकी पार्टी का। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है कि जितनी और नाफरमानियां कर ले कुछ भी नहीं होने वाला। और पहले मतलब एक चीज तो आजमा चुके हैं, उसके बाद आजमाने से क्या कोई फायदा नहीं है। तो अगर वो सियासी जमात बने, मुज़ाकरात करें, तो सारी सियासी पार्टी जो है चाहे अपोजिशन में चाहे हुकूमत में है वो उनको वेलकम करें। देखो वो तो फजल रहमान साहब अपोजिशन में, उनके साथ ही चल सके, हुकूमत के साथ क्या चल सके। इसके बावजूद हम कहते हैं तलाक करें तो कोई ना कोई सूरत हाल निकल आएगी, अदरवाइज कोई नहीं। सिविल नाफरमानी की कोई भी कामयाब नहीं होने वाली है। ये एक सियासी हरबा है या क्या करें कि एक डरावा सा है जिससे हुकूमत डरने वाली नहीं है। ठीक है, यानी हुकूमत समझती है कि सिर्फ मुज़ाकरात करके ही, डायलॉग करके ही इस तमाम तर सूरत हाल से निकला जा सकता है। ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। 12 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है PTI ने तमाम मुतालबात मानने का। एक इत्तेहादी होने की हैसियत से पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इन तमाम मुतालबात को पूरा किया जाना चाहिए। देखें, मुतालबात तो उनके ये है, फहरिस्त है कि इमरान खान को रिलीफ दो जी, NRO जो इस तरीके से नहीं मिल सकता है। उनको उनके अपने अमाल है जिनकी वजह से वो जेल में भी है और उनके केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं। वो एक गलती के ऊपर दूसरी गलती दोहराता जा रहा है। इस मुल्क के चैलेंजेस जो हैं, उन चैलेंजेस में मुल्क की भलाई में सोचने के बजाय वो इस मुल्क के हालात को खराब करने के लिए हरकत कर रहा है। इलेक्शन के थ्रू वो आना चाहता है तो उसको इंतजार करना पड़ेगा जी। अगर वो समझता है तो किसी तरह से मैं ये एहतजाज करके, ये धरने देकर कोई NRO ले लूंगा, तो उनकी मर्जी है। मेरा ख्याल है इस टाइम पे उसके लिए ये कोई जगह नहीं बची है। जिस सोशल मीडिया का वो बेनिफिशियरी है, वही सोशल मीडिया इनको NRO नहीं लेने देगी। इसलिए अभी उसके लिए ये कोई चांसेस नहीं बने हैं। उनके लिए अच्छे रास्ते हैं। उनके अच्छे रास्ते जो है वो डेमोक्रेटिकली निकलते हैं, वो पार्लियामेंट से निकलते हैं। वो पार्लियामेंट को अपना मोहरक बनाए, पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट करे, अच्छी तजावीज लेके आए, कोई कानून साजी लेके आए, ताकि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी हैं वो भी उन्होंने कानून साजी पे सोचने पे मजबूर हो जाए। आपने 26वीं तरमीम पे देखा कि किस तरह से डायलॉग हुए, कितनी मेहनतें हुई, मौलाना साहब को राजी किया गया, फिर मौलाना साहब के मुतालबात थे उनको भी तस्लीम किया गया। इमरान खान ने जो तजावीज़ गवर्नमेंट की तरफ से थी या मौलाना और गवर्नमेंट के बीच में तय हुआ था,
उन पे उन्होंने बाकायदा डिस्कशंस भी किए हैं, उन पे बात भी की है। फाइनली उन्होंने ये भी कहा, माना कि 26वीं तरमीम पे एतराज करने के लिए हमारे पास कोई खास वजह नहीं है। लेकिन इमरान खान, क्योंकि इमरान खान कहता है कि हमें किसी भी तौर पे गवर्नमेंट के बिल को सपोर्ट नहीं करना, वो चाहे मुल्क की भलाई में ही हो। तो इस तरह का जो रवैया है किसी सियासी लीडर का नहीं हो सकता, किसी फितनेबाज का ही हो सकता है जो ये फितनेबाजी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि उनके मुतालबात न मानने जैसे हैं, न ही गवर्नमेंट मानेगी। सही। ज्ञानचंद साहब, जो मदरसा बिल है JUIFA की जानिब से, जिसको जो है पूरा करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं या मुतालबात किए जा रहे हैं, वो जो सदर मुमलिकत हैं आसिफ जरदारी, उनकी जानिब से सिर्फ साइन करने की देर है, वो बिल पास हो जाएगा। और साइन ना करने की वजह से JUIFA जो है वो अपनी जगह पे अलग नाराज़ दिखाई देती है। आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत को साइन कर देने चाहिए ताकि पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी आए? क्योंकि अगर एक साथ दोनों पार्टीज़ मिल के अगर एहतजाज करती हैं तो यकीनन पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ जाएंगी एक बार फिर से। देखें, किसी के एहतजाज से हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है या हमारे ऑब्लिगेशन है उनसे हम तो बाहर नहीं जा सकते ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है कि एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। सही। अगर किसी को कोई तालीम के हवाले से कोई कुछ इश्यूज हैं तो प्रोविंसेस में चले जाए। ये कोई पैरेलल एजुकेशन भी हम पैदा नहीं कर सकते। जरदारी साहब का तो ये रोल था कि वो उस बिल को देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कहीं पे कोई ऐसे आर्टिकल्स तो नहीं है जो एक दूसरे के टकराव में आ रहे हैं। तो जरदारी साहब ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविंसेस का इशू है और इनको प्रोविंसेस में जाकर हल करना चाहिए, और हर प्रोविंस अपना कौन सा निसाब ले आता है, वहां पे कौन सी कंडीशंस रखता है, वो उनका प्रोविंसेस का इशू है। मौलाना साहब अपना जो भी मौक़िफ़ रखें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग बाहर नहीं जा सकते किसी के लिए भी। तो वो जरदारी साहब ने इन्हीं एतराज़ात से उस बिल को वापस किया है। अब दोबारा पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट में किसी एक पार्टी को अक्सरियत तो है नहीं। वहां पे अगर मौलाना साहब सबको राजी कर सकते हैं और दोबारा वो बिल वापस जाता है, तो जरदारी साहब के पास भी उनको साइन करें ना करें तो वो कानून बन जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गुंजाइश पैदा हो जाएगी। तो इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें मौलाना साहब बड़े ज़िरक सियासतदान हैं। वो समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जाया जा सकता। वो अपनी पॉलिटिक्स भले करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनसे बात होगी और बात दलाइल से जब होगी तो मौलाना साहब अपनी पोजीशन जरा वाज़ेह करेंगे और मान जाएंगे। सही। गौस साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप समझते हैं कि मुल्क इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है करंटली कि मौलाना साहब के मुतालबात ना माने जाएं, क्योंकि आपके सामने है मुल्क की सारी सूरत हाल। एक जानिब मौलाना के मुतालबात हैं, दूसरी जानिब बानी PTI के मुतालबात हैं। अगर दोनों के मुतालबात या मुज़ाकरात नहीं होते वक्त पर और दोनों पार्टीज़ एक साथ मुल्क में निकलती हैं, फेडरल में निकलती हैं, फेडरल को एक बार फिर से ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उस सूरत में किस तरह हुकूमत टैकल करेगी इन तमाम मामलात को? देखिए, जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब बात कर रखे हैं, वो एक जिम्मेदार सियासी जमात है जी। वो खान साहब की तरह नहीं है कि ऐलान कर दें कि हम क्या ये करने आ रहे हैं। वो हमेशा दला के जरूर हुकूमत प्रेशर लाने के लिए लानबाजी कर सकते हैं, अपने लोगों को ला भी सकते हैं। इससे पहले भी कर चुके हैं और उन्होंने साबित किया था कि एहतजाज क्या होता है, एहतजाज कैसे किया जाता है, पुरअमन एहतजाज कैसे होता है, उन्होंने साबित भी किया था। अभी अगर वो मुतालबा न माने गए तो इस्लामाबाद आ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जलाब के जरिए जो है उसका मसले का हल निकल आएगा। देखो, सदर के पास अगर बिल है, अगर वो सदर साहब अगर समझ फिक्र नहीं है तो वापस भेज देना चाहिए। जब वापस आएगा तो पार्लियामेंट दोबारा उस पर गौर करेगी। अगर कोई सदर साहब की ऑब्जर्वेशन या कुछ तफाजात वजन हुआ तो उस पर तब्दीली भी हो सकती है। तो ये बातें चलती रहती हैं। मेरे सामने मैं समझता हूँ कि शायद वापस कर देंगे और उसमें जो कोई तब्दीली करनी है तो कर देंगे, और वो भी हम मौलाना साहब को इत्तेमाद मिलेगी उस पर कर लेंगे। तो इसमें कोई हम उसको परेशानी वाली बात नहीं समझते। उनके जो तफाजात है मौलाना साहब के, वो
इंशाल्लाह हम हल कर लेंगे। उस पोजीशन में है कि उसको और वो कुछ वो हमारी मानेंगे, कुछ हम उनके मत मानेंगे, तो ये मसला कोई इतना गंभीर नहीं है। सही। अलबत्ता जो पीटीआई की जमात है वो जिस तरह का उसका बाजी की रिवायत है और जिस तरह वो एक मतलब बगैर सोचे मंसूबे के, अब देखो पीटीआई इस वक्त पर कंट्रोल जो है वो फार्म का नहीं है, उस मुख्तलिफ धड़े हैं, एक हजूम सा है, हर धड़े की अपनी एक विजन होती है, अपना एक नजरिया होता है और अपना एक तरीकेकार है। अब चेको इस्लामाबाद पहुंच के अगर संजनानी में बैठ जाते तो मुज़ाकरात किए जाते और मुज़ाकरात के जरिए कोई उसका हल निकाला था, कुछ ना कुछ मुतालबात उन्होंने बनवा लेने थे, लेकिन उन्होंने कंसल्टेशन का तरीका अपनाया और फिर वो डी चौक की तरफ आया। जाहिर है डी चौक अब वहाँ मतलब एक सुप्रीम कोर्ट है, सदर हाउस है, वज़ीर आज़म है, वहाँ अगर डी चौक भी पहुंच जाते हैं और यहाँ अगर 10,000 बंदे पहुंच जाते, जाहिर है फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, वो पार्लियामेंट में घुस जाते या वज़ीर आज़म घुस जाते। तो एक मतलब है वो पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनता, तो इसलिए इनको जबरदस्ती फिर पीछे धकेला गया। अब इनको समझ नहीं आ रही पीटीआई को, कभी कहते हैं कि 278 लाशें गिरी हैं, कभी कहते हैं 20 गिरी हैं, वो जितने धड़े हर एक अपने फिक्र बता रहा है। जब उसको कहा कहता है कि आप डेड बॉडी दिखाओ, को ब्लड दिखाओ, आप कहते थे, तो वो कुछ भी नहीं है, बस एक प्राणी को बार बार हटे हैं। तो उनको जाहिर है उनको स्वयं वो चूंकि डायलॉग से नहीं आ रहा है, वो अगर वो ताकत की जबान समझते हैं तो हम ताकत के जरिए उनसे निपटेंगे जी। तो ये उनमें और फजलरहमान साहब एक फर्क है कि फजलरहमान साहब से हम डायलॉग में कोई न कोई हल तलाश कर लेंगे। कि 26वीं तरमीम में ज़्यादा आपको पता है कि मौलाना साहब बढ़ गए थे, फिर हमने उनको मिलजुल के एक रास्ता अपनाया और फिर बिल पास भी हो गया। मौलाना साहब ने हमारे बिल की हिमायत भी की थी। सही। तो अभी ये इस पे ये तरीका अपनाया जा सकता है और मेरे ख्याल में ज़ाहिर उनको मौलाना साहब के इजाज़त करना उनका हक है, लेकिन उनके मुतालबात ऐसे नहीं है कि उनको हम मतलब मंजूर न हो सकें। जरूर इंशाल्लाह मुतालबात उनके जो है सारे 100% नहीं तो 80% 70% तो जरूर मंजूर हो जाएंगे। और ठीक है गौस साहब, मुतालबात के हवाले से तो आप बात कर रहे हैं कि वो मंजूर हो जाएंगे और ऐसे भी नहीं है कि मंजूर ना हो सके। साथ ही साथ इस वक्त मौलाना साहब हुकूमत से नाला नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अब बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और अपने स्टेटमेंट्स में भी ये कहा कि हुकूमत से वो ज़्यादा खुश नहीं है इस वक्त। अगर ऐसे मौके पर मौलाना साहब को हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती या फिर स्पेस दे देती है, आप नहीं समझते कि पीटीआई के लिए साजगार माहौल होगा एक बार फिर से मौलाना के साथ गठजोड़ करने का और मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त बिगड़ सकती है? देखो पीटीआई जो है वन मैन शो है, उसमें मुझे जो अब तक इतने अर्सा किसी के साथ नहीं कर सकती और मौलाना साहब एक है, वो उनके कभी नहीं बैठेंगे जी। और आपको याद होगा कि जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो पीटीआई की सारी लीडरशिप आई और उनमें कुछ की ख्वाहिश थी कि ये मौलाना फजलरहमान साहब जो है पानी पीटीआई से मुलाकात कर रहे हैं। तो मौलाना साहब ने एक बात कही थी कि भाई ठीक है अगर आप चाहते हैं तो मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन ऑफिस से कोई ऐसा बंदा है जो गारंटी दे कि जो मैं बात तय करता हूँ खान उस पर कायम रहेंगे कि आपका पानी पीटीआई से कायम रहेगा, जिस पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो मुझे नहीं उम्मीद कि मौलाना साहब कोई कर्ज और पीटीआई के साथ करेंगे। हाँ अपने मुतालबात के हक में वो जरूर कर सकते हैं वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उनको तरीका भी आता है अपने मुतालबात मनवाने का और मनवा भी देंगे। ठीक है, और पता पीटीआई के साथ और पता है कि मिले भी चाहे तो हालात बजाय ठीक होने के और खराब होंगे। मौलाना साहब की जमात को नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो मौलाना साहब बड़े समझदार हैं, वो कभी पीटीआई के साथ जो है वो कंसल्टेशन का जो है सजा नहीं बनाएंगे। वो उनकी प्रायोरिटी होगी कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम है और फिर मुतालबात भी मनवाएंगे। वो एहतजाज भी करेंगे तो जमहूरी तरीके से करेंगे, न कि डंडे लेके और फिर असला लेके और लूट मार करके इसके सूखी डंडे ला के वो इतना कभी एहतजाज नहीं करेंगे। सही सही। ज्ञान साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। पीटीआई की जानिब से क्लियरली ये कह दिया गया है कि एक मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई ने बना दी है जो हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली है। आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात जल्दी कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि पहले भी बहुत बार हुकूमत कह चुकी है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई, लेकिन उस वक्त बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करने पर बाज़िद थे। देखिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट और उसके साथ पीपल्स पार्टी
दोनों अगर मुज़ाकरात वो करते हैं और उनके जायज चीजें हैं तो मानने के लिए गवर्नमेंट तैयार होगी, नहीं तो पीपल्स पार्टी ये गारंटी दे सकती है। आप ये समझते हैं कि उनके तमाम मुतालबात जायज हैं? नहीं, अभी जो मुतालबात कर रहे हैं वो तो अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं ना, कि हम एहतजाज नहीं कर सके तो अब सिविल नाफरमानी करेंगे। सिविल नाफरमानी कौन सी करेंगे? ये जेलों में बैठने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट्स को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो चाहते हैं किसी तरह से ये शोर शराबा चलता रहे ताकि वो इमरान खान के नाम चलता रहे। इसके अलावा इनके मुतालबात क्या है जो गवर्नमेंट कर सकती हो? जहां तक मौलाना का ताल्लुक है, मैं न्याजी साहब से इत्तेफाक करता हूं कि ये नौबत नहीं आएगी कि वो मौलाना साहब धरना दें या मार्च करें, क्योंकि गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे मौलाना साहब के साथ बातें कर रही है, डायलॉग चल रहे हैं, उसमें जो भी चीजें कानून और आइन के अंदर माने जैसी है वो गवर्नमेंट जरूर मानेगी, इसलिए वो नौबत शायद ना आए। बाकी मौलाना साहब अपनी सियासत करने के लिए, अपनी पार्टी को मुतहर्रिक रखने के लिए एक मार्च कर लेते हैं, तो भी उनका मार्च जो है वो कानून के दायरे के अंदर होगा, इनकी तरह पीटीआई वालों की तरह नहीं होगा। तो पीटीआई वालों को अपना जो भी शौक है वो पूरा कर रहे हैं। अब उनका स्टेटस लाडले वाला नहीं रहा है, इसलिए उनके पास वो पोजीशन नहीं है कि वो जो चाहें वो होता रहे। ये हो नहीं सकता। अब उनको अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के साथ साबित करना पड़ेगा। उनके वर्कर्स की कमिटमेंट्स के साथ अगर कुछ कर सकते हैं तो आए मैदान पे, और जब ये तब हो सकता है जब उनमें वो पॉलिटिकल जो है ना वो विजडम हो। वो पॉलिटिक्स तो कर ही नहीं रहे हैं, बात तो कर ही नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट को कोई अहमियत नहीं दे रहे। सुबह शाम ये रिटर लगी रहती है कि हमारा झगड़ा एस्टेब्लिशमेंट से है, लेकिन हम बात भी एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो ये दो बातें एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर दो बातें एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं कि इमरान खान को भी आजाद करो, लेकिन उसको पहले जैसे वजीर आजम बनाया था ऐसे वजीर आजम भी बनाओ, क्योंकि ये अपने पांव पे चल नहीं सकते हैं। इनको सहारा चाहिए एस्टेब्लिशमेंट का, जो सहारा एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं पड़ेंगे, और ना ही इस वक्त आप हैं जो चैलेंजेस है, जो मुआशी चैलेंजेस है, जो पॉलिटिकल चैलेंजेस है, उसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट अपना इंजीनियरिंग करे, उसके लिए ये मुल्क मुतहमिल नहीं हो सकता है। इसलिए इसके कोई चांसेस नहीं है, और इमरान खान ऐसे ही चीखता रहेगा और आगे नहीं बढ़ सकेगा जब तक वो पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं मानता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें मौजूद है उनको फॉलो नहीं करता है। सही। नुसरत वाहिद साहिबा जो कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहूँगी, एक जानिब पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है, दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे दी है, अल्टीमेटम भी दे दिया गया है हुकूमत को मुतालबात को मानने का। आप इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगी? क्या मुज़ाकरात वाकई हो जाएंगे पीटीआई की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको अपने प्रोग्राम में लेने का। जी देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ थी क्या मुज़ाकरात के लिए कौन सी टीम आ रही है, क्योंकि खान साहब ने यही बात की है बिल्कुल एंड शुरू से कि कौन सी टीम है जो मुज़ाकरात करेगी। उन्होंने अपनी तरफ से बना के दे दिए 5 लोगों की टीम। तो अब कौन लोग आते हैं, कौन मुज़ाकरात करते हैं, किस नतीजे में पहुँचते हैं, ये अब अगला स्टेप है। अब ये हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि हमारी तरफ से कुछ आ चुके हैं लोग। और दूसरा ये कि दूसरा आपने क्या सवाल किया था मुझे? सॉरी। हेलो जी नुसरत साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है? जी, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? जी, मैं यही आपसे पूछ रही थी कि आप समझती हैं कि मुज़ाकरात वेरी सून हो जाएंगे और मुल्क की जो सूरत हाल है वो एक बार फिर से नॉर्मल या स्टेबल हो जाएगी? देखिए, मुज़ाकरात तो मैंने जैसे आपको बताया कि 5 लोगों की टीम इमरान खान साहब ने बना दी है, और लेकिन कौन लोग आ रहे हैं उनसे मुज़ाकरात करने और क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि खान साहब अपनी उससे हटेंगे नहीं, जो उनकी डिमांड है वो उससे वो हटेंगे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस हो या दोबारा से इलेक्शन हो, और जो सियासी लीडर हैं बेगुनाह उनको आज़ाद किया जाए। तो जब इस किस्म की हमारे पास एक एजेंडा है, तो फिर उसके बारे में अगर मुज़ाकरात होंगे तो डेफिनेटली वो कामयाब होंगे। ठीक है। और नतीजा ये है कि देखिए, अब जिस तरह हम लोग आए हैं 26 नवंबर को डी चौक पे, जी, सबके सब
नहते खाली हाथ, इसी के हाथ में मैं खुद वहाँ पे थी, मैं 2 बजे से तकरीबन उसी जगह पे घूम रही थी इधर उधर, और 5 बजे के करीब मैं डी चौक के पास पहुंची हूँ। तो उस वक्त भी फायरिंग हो रही थी, 3-4 लड़के हमारे गिर चुके थे, और शुरू में तो हम लोग ये समझे कि बुलेट क्या कहते हैं उसको, रबर बुलेट्स मारी जा रही हैं जी। और लेकिन जब देखा कि लड़के गिर रहे हैं, खून जमीन पे इतना ज्यादा, तो फिर जाहिर है खलबली मच गई। लेकिन उसके बावजूद लोग वहीं पे खड़े रहे, इंक्लूडिंग मी, कि हमें था कि नहीं ये गलत हो गया है और अब आइंदा नहीं होगा। लेकिन अगर इस किस्म की चीजें होंगी तो मुझे बताइए वो किस तरह सियासी तौर पे कामयाब हो सकेगी। लेकिन नुसरत साहिबा, आप कह रही हैं कि इस तरह लोगों पर तशद्दुद किया गया, बल्कि गोलियां भी मारी गई, लेकिन जो पीटीआई की क़यादत है वो ताहाल किसी एक फिगर पर कायम नहीं हुए। कुछ आपके जो रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा लोग थे, कुछ 70 का कह रहे हैं, कुछ 12 का कह रहे हैं। इस हवाले से तादाद आप बताइएगा, तादाद कितनी थी? जो मैं ये समझती हूँ कि तादाद का कंफर्म करना इस वक्त बेइंतहा मुश्किल काम है, इसलिए कि हमारे बहुत से लोग मिसिंग हैं। जब तक वो मिल नहीं जाते तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा हैं या कस्टडी में हैं या हॉस्पिटल में हैं या कहाँ पे हैं। जो नहीं मिल रहे, क्योंकि जो बताने वालों ने बताया है कि जो 8 बजे के बाद फायरिंग हुई है, जिससे हामिद मिट कह रहे थे कि मेरे ऑफिस में आके उन्होंने कहा कि बंद करो लाइटें और निकलो यहाँ से। उनका ये तो टीवी ऑफिस है, इसको कैसे बंद किया जा सकता है? उनका बंद करें आप। बंद करके कहते हैं कि मैं बाहर निकलाऊं तो इतनी शदीद फायरिंग, और उसके बाद वो फायरिंग के बाद वो लाशें जो है कंटेनर में डाल दी गई और सुबह 5 बजे से पहले सारे सड़कों को धो दिया गया। गाड़ियां तोड़ी इन लोगों ने, वो ले जाके ब्लू एरिया की बैग पे रखा और वहां पे जो खाली कंटेनर थे उसमें डाल के उनको गायब किया। इसी तरह लाशों को गायब किया, जख्मियों को गायब किया। मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में देखी जिसमें जख्मियों को गाड़ी से उतार रहे हैं पुलिस वाले और उनको वहां पे गोलियां मार रहे हैं। तो हम कैसे बता देंगे कितने लोग मरे? अभी तक कोई चीज इस तरह कंफर्म नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हजारों मर गए, क्योंकि जिस हिसाब से फायरिंग हो रही थी, और मतलब वो सिर्फ टारगेट कर रहे थे बच्चों को। 14 साल से 27-28 29 30 साल के बच्चे थे वहां पे खड़े हुए, और उनको जिस तरह वो मार रहे थे, खाली हाथ में चने या कुछ इस तरह की चीजें उनके पास कुछ नहीं था। नए लोगों को इन्होंने क्यों मारा है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्यों मारा है। और ये फरमा रहे हैं भाई जो अभी बैठे हुए थे कि ये सियासी लोग नहीं है। हाँ, इससे ज्यादा और क्या सियासी लोग हो सकते हैं कि पिछले 2.5-3 साल, बल्कि 9 अप्रैल 22 से हमारे साथ जो पीछे ये लोग लगे हैं वो खत्म ही नहीं हो रही है। पहले एक ड्रामा किया 9 मई का, अब ये 26 नवंबर का कर दिया है। पहले उसके पीछे लगे रहे, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। अब इसके पीछे लग गए, अब पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। ये एक मिशन है कि उस आदमी को किसी तरह गिरा दें, किसी तरह उसको डिमोरलाइज कर दें, वो कह दें हाँ जी आप जो भी आप कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन जिसका ताल्लुक अल्लाह से होता है ना, जो कनेक्शन शदीद है उनका अल्लाह ताला से, वो लोग इस तरह नहीं हटते अपने पीछे, अपने बयान से या अपने जो उनका आइडियल है उससे। वो चाहते हैं कि ये मुल्क आगे तरक्की करे, वो चाहते हैं कि जवान को तालीम मिले। सिर्फ बातें नहीं करते कि रोटी कपड़ा और मकान, और उसके बाद रोटी कपड़ा मकान का आखिरी हद तक छीन लिया जाए उनसे, कि उस सड़कों में पड़े हों या नालियों के पास तो बेचारे अपने हज बना के बैठे हैं। उन्हें पता नहीं है कि अगले वक्त की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिलावल तक जाते हैं कि स्कूल में जाके 4.5 लाख का जूता पहन के खड़े होते हैं और हंस रहे होते हैं, और उनके साथ बच्चे सारे नंगे पाँव खड़े हैं जी। क्यों नहीं होता कि जाते हुए अपने साथ गाड़ी भर के ले जाए प्लास्टिक के जूतों की, और बच्चों को देने कितने खुश हो जाएंगे वो। तो हमारे नहीं है, एम्पैथी नहीं है। जब तक हम अपने लोगों के लिए मोहब्बत नहीं फील करेंगे तब तक कैसे कोई सियासत या नो सियासत, मैं समझती हूँ अपने लोगों का जब तक हम ख्याल नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही। नुसरत साहिबा, पहले ये कहा जा रहा था कि हम हुकूमत से किसी भी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं करने वाले, और हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो वो सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से ही करेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हमने ये देखा कि एक कमेटी कायम की गई और उस कमेटी को ये हिदायत दी गई कि आपने जाके हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं। क्या स्टैब्लिशमेंट की जानिब से मुकम्मल तौर पर इनकार हो चुका है, या फिर कमेटी क्यों तश्कील दी गई? आप समझती हैं कि इस तरह प्रेशर डेवलप कर जो PTI ने किया है, 12 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है, इस प्रेशर के साथ हुकूमत से मुज़ाकरात जितने भी हैं वो सही हो जाएंगे और मुतालबात PTI के मान जाएगी हुकूमत? देखिए, हम लोग डिनाई करते रहे कि हम गवर्नमेंट से नहीं करेंगे, लेकिन सियासत क्या है? सियासत यही है ना कि मोल्डिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा से एक है, लेकिन 1-1.5 साल पहले एक दूसरे के खिलाफ
नाराबाजी शुरू हो जाते थे इलेक्शन से पहले कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलां करेंगे, हम अच्छे हैं वो बुरे हैं। तो ये होता था। और उसके बाद फिर जब इलेक्शन हो गया तो वो आस्ता आस्ता अपनी चीजें इन्होंने बांट ली, सीटें तुम्हारी इतनी कर करके। तो ये हमेशा से होता रहा है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये मोल्ड। तो अभी यहाँ पे भी कोई किसी गलत हिसाब से नहीं मैं ये बात करी कि पीटीआई तो कोई नाजायज सीटें मांग रही है, ये कुछ इस तरह कर रही है। हम तो सिर्फ जो भी मुज़ाकरात होंगे अपना मैंडेट वापस मांगेंगे कि आपकी 180 सीट जीती हुई पार्टी को, जो इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि शायद दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पे पार्टी है, जो इतनी बड़ी पार्टी है, उसको आप डिनाई करके बिल्कुल कोने में लगा दें। और वो लोग जो जीते ही नहीं है, जिनको वोट ही नहीं मिले, खासतौर पर पंजाब में, तो उनको आप किस तरह वजीर आजम और वजीर आला और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं कि सारे हारे में 17 सीटों वाली जमात को आप उठा के पूरी हुकूमत दे दें। तो ये तो दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। अब अगर खान साहब चाह रहे हैं कि हमारी सियासी टीम जो है वो जाके मुज़ाकरात करे तो वो सही है, क्योंकि होना चाहिए। देखिए मुज़ाकरात होने चाहिए हर हाल में कि आगे चले। ये नहीं कि आपने उसको भी कहा था, अब उसने भी ये कहा था, अब ये उसके हिसाब से चलना है। जो कि सिचुएशन है, मुल्क को आगे लेके चलना है, मुल्क को संभालना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, क्योंकि जिस तरह हम कर्ज के जुम्मल में फंस चुके हैं और कोई हमें कर्ज देने को राजी नहीं है, उसमें कैसे होगा? अगर ये सिविल नाफरमानी कामयाब हो जाती है और जो हमारे ओवरसीज भाई बहन पैसा नहीं भेजते, तो मुझे बताएं क्या होगा? खास में 10 अरब उनका रेमिटेंस था और अब शायद 23-22। ठीक है नुसरत साहिबा, ठीक है। हमारे साथ ज्ञानचंद साहब भी मौजूद हैं। ज्ञानचंद साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि मुज़ाकराती कमेटी तो तश्कील दे दी गई है, पीटीआई की जानिब से भी मुज़ाकराती कमेटी के लिए मेंबरान नामज़द कर दिए गए हैं। आप क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें मुज़ाकरात से रोक रही हैं? क्योंकि 12 दिसंबर का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वाकई पीटीआई की जानिब से सड़कों पर निकलने की एक बार फिर से कॉल दी जाती है, तो क्या हुकूमत टैकल कर लेगी तमाम तर सूरत हाल को? देखिए, पहली तो बात यह है कि इनकी कमेटी तो बन गई है, लेकिन उन कमेटी को मानेगा कौन? पहले भी बात होती रही है। जो 26 को ये आ रहे थे इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे भी बात हुई थी कि आपको धरना देना है, आपको एहतजाज करना है, तो आपको जगह देते थे। उस जगह पे भी कमेटी और गवर्नमेंट के बीच में तय हो चुका था जी। लेकिन फिर वो आ गई हमारी मोहतरमा बीवी बुशरा बीबी साहबा, बुशरा बीबी साहबा, तो उन्होंने नहीं। बाकी सब लोग इनके अपनी पार्टी के टॉप लीडरशिप के स्टेटमेंट्स हैं। अभी जो ये किस्सा चल रहा है कि हमारी इतनी लाशें हुई होंगी, किस जिन ने बताया, किसी भूत ने बताया कि इतनी लाशें होंगी, भाई किसी का कोई नाम हो, कोई बात आगे बढ़े ना। मिसिंग पर्सन्स की बात कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन्स की भी कोई लिस्ट तो दो कि भाई इतने हमारे बंदे जो हैं वो नहीं है। जो हमारे सिंध से, बलूचिस्तान से या और इलाकों से मिसिंग पर्सन्स के लिए जदोजहद कर रहे हैं, उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है, ये हमारे पर्सन्स मिसिंग है। उनमें से कुछ जो लोग मिल नहीं रहे थे या किसी गवर्नमेंट के इदारे में थे, वो आजाद भी हुए। तो ये एक फर्ज कर लेना कि भाई हमने एहतजाज किया है, इसके लिए गोली चली होगी तो जरूर कोई ना कोई लाश गिरी होगी, इस तरह से बात नहीं होती है। यानी आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ फर्जी एक तमाम तर बयानिया बनाया गया है? अगर तो इनको लिस्ट देनी चाहिए ना, तो हमारे जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो गवर्नमेंट पे प्रेशर कर दे। इनके एहतजाज में हम आवाज मिला सकते हैं कि मैं गोली चलाना, कोई इस तरह से नहते लोगों पे गोली चलाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये तो नहते भी नहीं थे, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के असला, वो आंसू गैस के वो बंदूकें, गुलेलें, लाठियां, ये सब कुछ लेकर आए थे। तो अभी भी बात ये है कि इनको जो करना है वो कर लें। इनसे गवर्नमेंट की मजबूरी है उसको फेस करना और उस चैलेंज के बदल को कंट्रोल में रखने के लिए इक़दाम करना। लेकिन अगर बात करनी है तो बात पे छोड़े ना। आप ऐसे कहते हैं हमारा इलेक्शंस को वापस कर दो, आप ये कर दो। अगर इलेक्शंस को आप जो 4 साल 18 के इलेक्शंस करे, वहां पे तो आरटीएस बैठ गया था। ये मुतालबा जायज हो सकता है कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो वो इलेक्शंस फेयर एंड फ्री हो, उसके लिए क्या इक़दाम किए जाए। उसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है, उसके लिए पब्लिक को रोडों पे लाना,
ये फितनाबाजी करना, ब्लॉक करना और मुल्क की मईशत को नुकसान करने की क्या जरूरत है। हम पीपल्स समझती है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए जो भी अच्छी तजवीज आएगी वो कंसेंसस के साथ हम उसकी सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा तो का मुतालबा है कि इलेक्शंस फेयर नहीं होती रहे, हम जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के निशाना बनते रहे हैं, इसलिए फेयर इलेक्शन होना इस मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। लेकिन पीटीआई वालों का फेयर इलेक्शन मुतालबा नहीं है, इनका यह है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी तरह से इमरान खान को दोबारा वजीर आज़म बनाए। वो कैसे बनाती है वो उनका काम है, हम उनके लिए एक पेज पे आने के लिए तैयार है। जो इन्होंने अमलन इन्होंने सबके साथ जो है वो धोखेबाजियां की हैं, यू टर्न्स लिए हैं, इसलिए अभी इन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। और इन्होंने हमारे हुकूमती अहम जगहों पे हमले करके काफी जगहों पे जो मुल्क को जाके इनके हर अमल से, इनके हर बात से मुल्क को नुकसान करने की बू आती है। इसलिए मैं सभी के साथ मुलाकातें तो डायलॉग तो हो सकते हैं, डायलॉग बंद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये खुद अपने बातों पे खड़े नहीं रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, गौस मोहम्मद न्यासी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और नुसरत वाहिद साहिबा जो कि तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, 12 दिसंबर को अल्टीमेटम दे दिया गया है बानी पीटीआई की जानिब से कि अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो 12 दिसंबर को 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की कॉल शुरू हो जाएगी। जो फाइनल कॉल दी गई थी पीटीआई की जानिब से, रिसेंटली हमने एहतजाज देखा 24 नवंबर का, उस कॉल को मिस कॉल करार दिया जा रहा है, यानी कि वो कॉल मुकम्मल नहीं हुई, कामयाब नहीं हुई। तो क्या ये अल्टीमेटम जो दिया गया है पीटीआई ने 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई है, एक बार फिर से पीटीआई की जानिब से, क्या वाकई ये कॉल भी पूरी होगी? क्या हुकूमत से मुज़ाकरात पूरे हो जाएंगे पीटीआई के? साथ ही साथ हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अगर वैलिड मुतालबात हो, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के या फिर इसी तरह के अगर दीगर मुतालबात पीटीआई की जानिब से सामने लाए जाते हैं तो हम वो तमाम मुतालबात को पूरे करने में बिल्कुल हाजिर हैं। लेकिन ये जो जितने भी मुतालबात इस वक्त पीटीआई पेश कर रही है, जैसे कि बानी पीटीआई को रिहा करना, दीगर कैदियों को रिहा करना, तो हुकूमत ये कह रही है कि हम इन तमाम मुतालबात के फेवर में नहीं है और हमारी तरफ से इन तमाम मुतालबात को नहीं माना जाएगा। तो मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं, किस तरह होंगे? साथ ही साथ अगर सिविल नाफरमानी की कॉल दी जाती है तो क्या हुकूमत टैकल कर लेगी या फिर हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ ही जाएगी? ये तमाम तर सूरत हाल फ्यूचर में ही हमें नजर आएगी। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।